वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको जीके और जीएस की क्लास कराऊंगा। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीके और जीएस से बनते हैं वो सभी आपको कराए जाएंगे। सबसे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे जीके की क्लास में वो पॉलिटी को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जितने भी यूपी में एग्जाम्स अभी आने वाले हैं, यूपी लेखपाल, यूपी एसआई, यूपी पुलिस, सब में पॉलिटी की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है। ठीक है, खासकर यूपीएसआई में तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है पॉलिटी की। उसमें मूल विधि वगैरह भी और पॉलिटी के क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। पुलिस के क्षेत्र में जितने भी जो क्वेश्चंस हैं वो पॉलिटी से अच्छे खासे अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे वो पॉलिटी करेंगे। इसके बाद जो है जीएस में भी स्टार्ट करेंगे और हिस्ट्री, ज्योग्राफी आपको हम सब कवर कराएंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के पास इसे शेयर करें ताकि सबको हमारी जो क्लास है वो उसका लाभ मिल सके। देखिए, अब इसमें हम स्टार्ट करेंगे मौलिक अधिकार। वो हम जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। ठीक है, और अगर इंग्लिश में हम इसकी बात करें तो इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स। देखिए, तीन वर्ड आपको देखने को मिलेंगे इसमें। मौलिक अधिकार जब हम पढ़ेंगे, ठीक है, इसके बाद हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और उसके बाद पढ़ेंगे हम मौलिक कर्तव्य। तो मैं आपको पहले ही तीनों के बारे में डिफरेंस बता देता हूं कि क्या होते हैं तीन। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, इंग्लिश में डीपीएसपी के नाम से जाने जाते हैं। उसके बाद हम जो है क्लास में जब इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे तब कर लेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसके बाद मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। मौलिक कर्तव्य। देखिए, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य, तीनों में क्या डिफरेंस होता है। तो जो मौलिक अधिकार है वो बात करते हैं हम हक की। जैसे आपने सुना होगा हक, ठीक है, तो वो क्या है, अधिकार है, यानी कि हमारा हक है, जिसके जो हक है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, एक्चुअली दोनों में जो है बातें लगभग सेम ही लिखी गई हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है, जो हमारा अधिकार है यानी कि जो हमारा हक है, अगर वो हमसे कोई छीनता है तो हम क्या कर सकते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, यानी कि हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा सकते हैं। अगर हम बात करें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की, तो ये क्या है, ये एक तरह के अधिकार ही हैं, लेकिन ये सरकार ने हमें दिए हुए हैं। अगर इनका हमारा हनन भी होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। ठीक है, इनमें जैसे कि सरकार ने हमारे लिए क्या किया है, कोई पार्क खोला गया है, समान वेतन की बात की गई है, ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है, उन सब के बारे में हम इस टॉपिक में बात करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। उसके बाद बात करते हैं मौलिक कर्तव्य। देखिए, मौलिक कर्तव्य क्या है, जैसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि सरकार ने हमें कुछ ना कुछ अधिकार दिए हैं, सरकार ने हमें ऑफर करे हैं ये अधिकार। इन अधिकारों में सिर्फ ये है, जो इनका अगर हनन हुआ, जो अधिकार हम मौलिक अधिकारों में बात करेंगे तो हम कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में हम अपील दायर कर सकते हैं। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो इसमें सरकार ने हमें कुछ अधिकार दिए हैं। और लास्ट में क्या है, मौलिक कर्तव्य, यानी कि हमारा भी कुछ ना कुछ कर्तव्य बनता है, यानी कि हमारा कुछ फर्ज बनता है। ठीक है, हमारा कुछ फर्ज बनता है कि हम भी सरकार के लिए कुछ ना कुछ करें। जैसे सरकार ने पार्क खोले हैं तो हमारा फर्ज क्या है कि उन पार्कों को हम साफ स्वच्छ रखें। ठीक है, सड़कों को, मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया या किसी को चोट लग गई, रास्ते में कोई आप जा रहे थे, आपने देखा कि किसी को क्या हुआ, चोट लग गई, तो चोट लगने के बाद आप क्या करते हैं, आप उसको उठाते हैं। ठीक है, आप उसको उठाते हैं तो वो क्या है, आपका फर्ज है। ठीक है, कई बार ऐसे बोलते हैं, कुछ आप किसी के लिए अच्छा करते हो तो कहते हो कि मेरा फर्ज है। ठीक है, तो वो क्या है, वो मौलिक कर्तव्य है। देखिए फ्रेंड्स, स्पीड थोड़ी सी ज्यादा हुई होगी क्योंकि वीडियो जो है थोड़ी लंबी ना बनने के कारण थोड़ा सा स्पीड में बोलना पड़ रहा है। तो अभी हम थोड़ा आराम से करेंगे जब हम इनके आर्टिकल्स की बात करेंगे। तो मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य आपको समझ आ गए होंगे। एक बार दोबारा फिर से इनको बता दूं।
देखिए अधिकार जो है वो सरकार ने हमें दिए हुए हैं, ये भी हमें सरकार ने दिए हुए हैं, और ये क्या है हमारा कर्तव्य यानी कि हमारा फर्ज बनता है। अधिकार में जो बात करेंगे उनके अंदर ऐसी बातें हैं कि हम अगर हमारे अधिकारों का हनन होता है तो हम कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट। अगर इन वाले अधिकारों का जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं अगर इनका हनन होता है हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। ऐसा क्वेश्चन जो है यूपीएससी में बना था एक बार क्या अभी शायद इसी साल यूपीएससी ने पूछा गया था कि न्यायालय में परिवर्तनीय कौन से हैं, तो आप बता सकते हो कि न्यायालय में किसके लिए जा सकते हैं, मौलिक अधिकारों के लिए। अब देखिए मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार किस भाग के अंदर हैं। देखिए जो संविधान है उसमें क्या दिए हैं, भाग हैं, उसके अंदर अनुच्छेद हैं और अनुसूचियां हैं, ठीक है। तो हम कौन से भाग की बात कर रहे हैं, सबसे पहले भाग 3। जो मौलिक अधिकार हैं वो किस भाग में है, भाग 3 के अंदर। अगर इनके अनुच्छेद की बात करें तो इनके जो अनुच्छेद हैं वो हैं 12 से 35, 12 से 35 तक अनुच्छेद हैं मौलिक अधिकारों में। इसके अलावा मौलिक अधिकार जो है कहां से लिए हमने, अमेरिका से लिए हैं। देखिए भारत का जो संविधान है वो सबसे बड़ा संविधान है, भारत का जो संविधान है वो सबसे बड़ा संविधान है। उसमें हमने कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ चीजें अडॉप्ट की हैं, ठीक है। जैसे आपातकाल हुआ, लोकसभा, राष्ट्रपति का पद, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, तो ये सब हमने क्या किए हैं, दूसरे देशों से लिए हैं। यानी कि जो मौलिक अधिकार अमेरिका के अंदर है वही सेम मौलिक अधिकार भारत के अंदर है। तो ये कहां से लिए हमने, अमेरिका से। एक चीज देखिए मौलिक अधिकारों को हम क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा कहते हैं। ब्रिटेन में सबसे पहले ब्रिटेन में एक पत्र जारी हुआ था, इस टाइप से एक पत्र जारी हुआ था। उसमें क्या किया गया था, जो ब्रिटेन की जनता थी उसने कुछ अपने अधिकार मांगे थे, अपने लिए कुछ अधिकार मांगे थे। तो उन अधिकारों को, इस पत्र को, इस प्रारूप को क्या कहा गया था, मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा। तो तभी से जो है बात चली गई थी कि जो मौलिक अधिकार है उनको क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा। तो मौलिक अधिकार को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मौलिक अधिकारों को, मौलिक अधिकारों को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक है। इतना जो है फ्रेंड्स नोट करिए आप। देखिए आगे बात करते हैं। मौलिक अधिकार फिलहाल कितने टाइप के हैं, तो जो मौलिक अधिकार हमें मिले हुए हैं अभी वो वर्तमान में 6 प्रकार के हैं। वर्तमान में अगर मौलिक अधिकारों की बातें करें तो वो कितने हैं, 6। पहले मौलिक अधिकार कितने थे, पहले मौलिक अधिकार तो वो थे कितने, 7। कौन सा खत्म कर दिया गया है, एक मौलिक अधिकार खत्म कर दिया गया है, संपत्ति का अधिकार, ठीक है, संपत्ति का अधिकार। देखिए सबसे पहले जो है वो कौन सा है, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। दूसरा है हमारा समानता का अधिकार
अधिकार है पहला। दूसरा है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। फोर्थ नंबर का है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। फिफ्थ नंबर का है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। देखिए ये खत्म हुआ है जो हमारा फिफ्थ नंबर का था, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। इसके बाद है हमारा शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। और उसके बाद मैं इधर लिख रहा हूं नंबर 7, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये नंबर 6 पे है ये संपत्ति का अधिकार, क्योंकि अनुच्छेद 31 में था। तो नंबर 5 जो है वो है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। संस्कृति का अधिकार। नंबर 6 है संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। तो आप इन्हें नोट कर लीजिए एक बार। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं जो है आपको थोड़ा सा पहले संपत्ति के अधिकार के बारे में बता दूं। संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, ठीक है। संपत्ति का अधिकार क्या था? पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन अब वो कानूनी अधिकार बना दिया गया है और वो यहाँ से अनुच्छेद 31 से हटा करके वो भेज दिया गया है भाग 12 के अंदर, वो 300A में आर्टिकल। देखिए आर्टिकल की संख्या हमेशा क्या होती है, जितने आर्टिकल हैं उतने आर्टिकल होते हैं, लेकिन उनको बढ़ाया कैसे जाता है? A B से, ठीक है, संशोधन करके A B C जैसे आर्टिकल बढ़ते हैं तो उनकी संख्या क्या होती है? ज्यादा हो जाती है। जैसे मान लीजिए अब क्या है, 300 है, अगर हमने उसमें संशोधन कर दिया और 300A ले आए तो उसकी संख्या जाहिर सी बात है एक और बढ़ गया, लेकिन वैसे 395 में रहेंगे, लेकिन A B C D से करके वो जो है बढ़ते जाते हैं। तो अब देखिए क्या है संपत्ति के अधिकार में। पहले अनुच्छेद 31 में था, अब कहां चला गया? भाग 12। और कौन सा संशोधन हुआ था इसके लिए? 44वां संविधान संशोधन। देखिए 2 संविधान संशोधन सबसे ज्यादा जरूरी है, 2 संविधान संशोधन बहुत महत्वपूर्ण है, 42वां संविधान संशोधन और 44वां संविधान संशोधन, ठीक है। ये 2 संशोधन जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट संशोधन है पूरे पॉलिटी के अंदर, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। 44वां संविधान संशोधन 1978 में चेंजेस हुआ था। और अब संपत्ति का अधिकार कहाँ पहुंच गया है? भाग 12 के अंदर, और जो इसका अनुच्छेद है वो है अब 300A। तो इतनी बात जो है, इतनी जानकारी आपको संपत्ति के अधिकार के बारे में
याद रखनी है, ठीक है। संपत्ति का अधिकार पहले जो है मौलिक अधिकार था, लेकिन अब वो मौलिक अधिकार में से हटा करके कानूनी अधिकार में डाल दिया गया है और उसको अनुच्छेद 300 में कर दिया गया है, भाग 12। अब बात करते हैं आगे। हमने आपको अभी बताया कि जो मौलिक अधिकार है वो कहां से कहां तक हैं, तो वो हैं 12 से 35 तक, ठीक है। 12 में जो है राज्य की भाषा लिखी हुई है, अगर किसी को नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। 12 के अंदर राज्य की परिभाषा और 13 के अंदर कानून या विधि की परिभाषा, ठीक है। वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हम अब बात करेंगे सबसे पहले मौलिक अधिकार की। कौन से मौलिक अधिकार की? संपत्ति के मौलिक अधिकार की, सॉरी समानता के अधिकार की। सबसे पहले हम जो बात करेंगे समानता का अधिकार। देखिए समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। सबसे पहले इसमें कहां से कहां तक अनुच्छेद है, ये बात याद रखनी है आपको। तो इसके अंदर अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 14 से 18। देखिए सबसे पहले अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 14। देखिए आप सबकी प्रॉब्लम क्या है कि अनुच्छेद हमें याद नहीं होते, अनुच्छेद हमें याद नहीं होते। अनुच्छेद याद करने का तरीका मैं आपको बताऊं। आप पूरा अनुच्छेद न पढ़िएगा, पूरा अनुच्छेद न पढ़ करके आप उसको क्या करिएगा, टुकड़ों में तोड़िएगा। एक एक वर्ड से आपको एक अनुच्छेद को याद करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। पूरी परिभाषा ना पढ़ करके उसकी सिर्फ जो उसका मेन पॉइंट है वो आप याद रखिएगा। पूरी लाइन आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूँ किस टाइप से। अनुच्छेद 14 में क्या है, सबसे पहले समानता के अधिकार में है 14 से 18 अनुच्छेद जो है इसके हैं। तो सबसे पहले अनुच्छेद 14 यानी कि विधि या कानून, ठीक है। विधि और कानून एक ही बात है। के समक्ष समानता, के समक्ष समानता। विधि या कानून के समक्ष समानता। देखिए विधि कानून के समक्ष समानता, इसका मतलब क्या है, आपको याद रखना है विधि, ठीक है। आपको एक ही लाइन में याद रखना है इसमें विधि कानून, ठीक है। विधि रख सकते हो या कानून रख सकते हो, ठीक है। तो विधि या कानून आपको याद रखना है किसमें है, अनुच्छेद 14 में, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि कानून की नजरों में सब बराबर है। कोई चाहे वो मंत्री हो, एमपी एमएलए हो, अगर एक सजा की कोई गलती करता है तो उसके लिए सजा सेम होगी, ठीक है। अगर किसी ने मर्डर किया है तो उसको मर्डर के हिसाब से सजा मिलेगी, चाहे वो कोई गरीब हो या अमीर पर्सन हो, ठीक है। तो वो क्या है, कानून की नजरों में क्या है, सब बराबर है। कानून की नजरों में सब बराबर है, ऐसा लिखा हुआ है अनुच्छेद 14 के अंदर, ठीक है। आर्टिकल 14 में क्या लिखा हुआ है कि विधि की के समक्ष समानता, ठीक है। राइट टू इक्वालिटी में जो है समानता के अधिकार में लिखा हुआ है विधि या कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 14। अब बात करेंगे अनुच्छेद 15 की, ठीक है। अनुच्छेद 15 की। देखिए धर्म, धर्म, जाति, धर्म, जाति, लिंग, नस्ल, धर्म, जाति, नस्ल, नस्ल, लिंग, लिंग तथा जन्म स्थान, जन्म स्थान, जन्म स्थान के आधार पर, के आधार पर कोई भेदभाव, कोई भेदभाव नहीं, कोई भेदभाव नहीं, ठीक है। आर्टिकल 15 क्या लिखा हुआ है, जन्म, धर्म, जाति, नस्ल, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं, ठीक है। इसका मतलब है कि मान लीजिए कोई धर्म है, ठीक है, या फिर कोई जाति है,
कई बार मंदिरों में क्या होता है कि जाति के हिसाब से आपको मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता, तो वो चीज़ें जो है खत्म कर दी गई है, ठीक। जैसे जितने भी, हालांकि गांव वगैरह में कुछ एक्सेप्शन को छोड़ करके बात करें, वो एक्सेप्शन तो सभी जगह होते हैं, उनको छोड़ करके क्या होता है, जितने भी मंदिर है कोई भी जा सकता है उनमें, ठीक है। किसी को धर्म के आधार पर कोई उनके साथ भेदभाव नहीं होगा, ठीक है। जैसे कानून के समक्ष समानता थी, यानी कि कोई किसी धर्म का है तो वो उसके हिसाब से उसको जो है सजा मिलेगी धर्म के हिसाब से, ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है। जो कानून की नजरों में है उसको ही वैसी सजा मिलेगी। तो यानी कि कानून के समक्ष समानता, दूसरा धर्म, जाति, नस्ल, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं, ठीक है। आप हरियाणा के हो, आप पंजाब के हो, ठीक है, ऐसे आपके जन्म स्थान पर के हिसाब से आपको कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, ठीक है। नौकरी के, इसके बाद नौकरी की बात करेंगे अनुच्छेद 16 में, ठीक। तो धर्म जाति के आधार पर भी आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ऐसा लिखा हुआ है अनुच्छेद 15 में, ठीक है। एक एक वर्ड से, एक एक लाइन से आपको याद करना है। जैसे अनुच्छेद 14 धर्म यानी कि विधि कानून के समक्ष समानता और धर्म जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, अनुच्छेद 15, ठीक है। अनुच्छेद 15 क्या है, धर्म जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। इसके बाद अनुच्छेद 16, ठीक है। अनुच्छेद 16, इसमें क्या है, पद, इसमें आपको याद रखना है पद या अवसर की समानता, पद, ठीक है। पद रोजगार, रोजगार के अवसर की समानता, यानी कि इसका मतलब क्या है, रोजगार के लिए आपको जो है मौका दिया जाएगा, ठीक। आप जो है चाहे यूपीएससी का फॉर्म भरो, चाहे आप क्लर्क ग्रुप डी का फॉर्म भरो, तो आपको सबको जो है रोजगार की जो है क्या किया गया है, समानता दी गई है, ठीक। आप सबके लिए सबको बराबर अधिकार है। हालांकि एक्सेप्शन इसमें भी है, वो चीजें बात अलग है कि आपकी जो है किसी में परसेंटेज मांग ली जाएगी, वो चीजें नहीं है, लेकिन आपको नौकरी का अधिकार तो दिया हुआ है, ठीक है। आपको जो है ग्रुप ए में, ग्रुप बी में, ग्रुप सी में, ग्रुप डी में आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आप किसी भी जाति, किसी भी धर्म से हो, आपको जो है रोजगार की स्वतंत्रता दी गई हुई है। तो रोजगार के लिए अवसर की समानता, ठीक है, समान अवसर है, चाहे आप किसी भी जाति से हो, तो आपको जो है रोजगार की समानता दी गई है। तो अब एक एक चीज से, एक एक लाइन से आपको याद रखना है। जैसे अनुच्छेद हमने क्या पढ़ा है, 14, अनुच्छेद 14 में क्या, विधि या कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 धर्म जाति, ठीक है, कोई नस्ल, लिंग या फिर जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 16 पद यानी कि रोजगार की समानता, ठीक है। अब अनुच्छेद 17 और 18 जो है समानता के अधिकार में हमारे बचे हुए हैं। इन दोनों अनुच्छेद को हम अगली क्लास में कवर करेंगे, और इसके अलावा जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसको भी हम कवर करेंगे। उससे पहले आपको जो है एक हमारे लिए सिर्फ इतना सा काम करना होगा कि इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा। अगर इस वीडियो पर अच्छे खासे व्यूज आते हैं और ये वीडियो ठीक ठाक चलती है तो मैं अगली वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो फिर जो है आप हमारे सेंटर पर आकर के हमसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे।